दोस्तों काफी लोग कनाडा में आके काम करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को काम मिल भी जाता है क्योंकि कनाडा में बहुत सारे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी है और बहुत सारी वर्क वीजास की भी प्रोसेस है, कुछ फास्ट ट्रैक प्रोसेसेस भी है। लेकिन उसके बावजूद भी कनाडा में जो लोग काम करने जाते हैं या जो लोग पीआर ले लेते हैं उसके बाद कनाडा को छोड़ देते हैं क्योंकि कनाडा सबके लिए नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कनाडा में आपको जाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको ऐसे 8 रीजंस बताने वाला हूँ जिसकी वजह से लोग कनाडा को छोड़ देते हैं। दोस्तों अगर आपके पास सही नॉलेज रहता है तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, या फिर अगर आप कनाडा के लिए नहीं हो तो आप पहले ही समझ जाते हो कि आपको कनाडा नहीं जाना चाहिए। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। मैं आपको 8 रीजंस बताने वाला हूँ जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कनाडा आपके लिए है या नहीं है। कनाडा में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हेल्थ केयर का बेनिफिट मिलता है, उसके अलावा आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है। यहाँ का मॉर्गेज सिस्टम भी बहुत अच्छा है, तो बहुत कम ब्याज दरों में आपको लोन भी मिल जाता है। उसके बावजूद भी लोग कनाडा में नहीं रहना चाहते। तो दोस्तों उसके लिए पहला और सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। आपने काफी सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे होंगे जो बोलते हैं कि हम कनाडा में पहुंचे, हमने कार ले लिया, हमने घर ले लिया, महंगे महंगे फोन्स ले लिए, लेकिन ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो भी लोग कनाडा में पहुंचते हैं उनको पहले 1-2 साल या मैक्सिमम 3 इयर्स तक भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है पहला घर खरीदने तक। आप अगर कोई भी नई कंट्री में जा रहे हो तो वहां पे आपको सेटल होने में टाइम लगेगा। आपको पहले सारे सिस्टम समझने पड़ेंगे, आपको उस इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी एक्चुअल सेविंग चालू होती है। तो जो भी लोग कनाडा में पहली बार जाते हैं तो पहले 3-4 महीने तो उनकी सेविंग होती ही नहीं है क्योंकि वो न्यू लोकेशन में रह रहे हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें परचेस करनी पड़ती है। उसके बाद जब भी आपकी थोड़ी बहुत भी सेविंग होने लगती है फिर आपका मन करता है कि हम पहले कार ले ले या न्यू फोन ले ले या फिर नया घर ले ले। और कनाडा में आपको सब कुछ इजीली मिल भी जाता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि सारी किस्त तो आपको ही देनी पड़ेगी। आप कुछ भी चीज परचेस करते हो तो हर महीने आपको उसका पे तो करना ही पड़ता है। दोस्तों कनाडा में पहुंच के सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि जैसे ही कनाडा में पहुंचते हैं कुछ ही महीने में वो घर भी ले लेते हैं, कार भी ले लेते हैं और मोबाइल फोन भी ले लेते हैं, एक्सपेंसिव वाला आईफोन ले लेते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि इन लोगों को अपनी कमाई दिखती ही नहीं है क्योंकि यहाँ से पैसा आता है और वहां पे चले जाता है। तो आपको सबसे पहले जब आप कनाडा में पहुंचते हो तो 1 साल तक होल्ड में सारी चीजें रखनी चाहिए। थोड़ी बहुत आप सेविंग कर लो, आप पूरा सिस्टम समझ लो, उसके बाद आप चीजों को धीरे धीरे परचेसेस करना चालू करो। तो यूजुअली आप कनाडा में जब भी घर लेने का सोचते हो तो आपको 2 से 3 साल पहला घर परचेस करने में लगी जाते हैं। आप बहुत ही अच्छे अमाउंट का घर परचेस कर सकते हो कम डाउन पेमेंट में। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो सिर्फ 5% डाउन पेमेंट के साथ भी आप घर परचेस कर सकते हो, जिसका इंटरेस्ट रेट 3 से 6% के बीच में होगा। तो ये सारी सहूलियत आपको मिलती है, लेकिन इसका किस्त भी आपको ही चुकाना पड़ता है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि कनाडा में पहुंचते से ही आपकी कुछ जादू की छड़ी घूम जाएगी और सब कुछ आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, तो आप ये गलत सोच रहे हो। आपको कुछ साल लगेंगे कनाडा में सेटल होने के लिए, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। आपको पहला घर परचेस करने में 2 से 3 साल लग ही जाते हैं। बाय द वे अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। अगर आपके पास सही गाइडेंस रहती है तो आपका स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है कोई भी डेवलप्ड कंट्री में, क्योंकि आपको पहले ही पता हो जाता है कि आगे क्या क्या होने वाला है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाते हो। अब यहीं पे दूसरा रीजन आ जाता है नॉट गेटिंग अ डिजायर्ड जॉब। कनाडा में जितने भी लोग जाते हैं ज्यादातर लोगों को अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलता। तो अगर आप इंडिया में मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूप में ही जॉब मिल जाएगा। आपको हो सकता है पहले स्टोर्स में जॉब करना पड़ जाए या होटल में करना पड़ जाए या वेयर हाउसेस में काम करना पड़ जाए और इवेंचुअली आपको अपनी फील्ड में जॉब मिल जाता है, लेकिन उसमें यूजुअली 1 से 2 साल लग जाते हैं। तो अगर आपका पहले से ही माइंडसेट है कि आपको डायरेक्टली अपने डिजायर्ड जॉब में ही जाना है शुरुआत में ही, तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में आपको ऐसी जगह पे ट्राई करना चाहिए जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहती है और जहाँ पे वैकेंसीज फिल नहीं होती है। ऐसे जॉब्स आपको लोकल स्टोर्स में मिलते हैं, सुपरमार्केट्स में मिलते हैं, होटल्स में मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में मिलते हैं। अगर आप हेल्थ केयर में बात करो तो नर्सिंग असिस्टेंट या केयर गिवर के रूप में आपको जॉब मिल सकता है। आपको बार्बर के रूप में जॉब मिल सकता है, बुचर के रूप में मिल सकता है, फूड काउंटर अटेंडेंट के रूप में मिल सकता है, आपको जनरल लेबरर के रूप में काम मिल सकता है, फैक्ट्री वर्कर के रूप में काम मिल सकता है। तो इनिशियल में आप अगर इनमें से किसी प्रोफाइल में जॉब ले लेते हो
और इवेंचुअली आप अपना डिजायर्ड जॉब ढूंढना चालू करते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आप एक्चुअल में कनाडा में काम करना चालू कर चुके हो और धीरे धीरे आपको अपने फील्ड में भी जॉब मिल जाता है। एक बात ध्यान में रखिए, कनाडा में पहला जॉब मिलना ही सबसे मुश्किल हो सकता है। पहला जॉब आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको दूसरा जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। इनफैक्ट जब आप दूसरी फील्ड में जॉब स्विच करना चाहते हो तब भी बहुत आसान हो जाता है। तो कैनेडियन एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो सबसे पहले आपका क्वेस्ट ये होना चाहिए कि आपको जॉब मिल जाए कनाडा में, जिस भी फील्ड में हो मिल जाए। इससे आपको बहुत सहूलियत हो जाती है। तो अगर आप अपनी कंट्री में अकाउंटेंट हो, मैनेजर हो या किसी भी प्रकार के इंजीनियर हो तो आपको स्टोर्स या सुपरमार्केट जॉब्स में सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको जॉब आसानी से मिल सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जानता हूँ जो कैशियर के रूप में काम कर रहे हैं, स्टोर मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं और 1-2 साल में इवेंचुअली उनको अपनी फील्ड में भी जॉब मिल जाता है। अब दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग कनाडा छोड़ रहे हैं, वो है यहाँ का वेदर। कनाडा में आपको ऐसी बहुत सारी प्रोविंसेस में माइनस में टेम्परेचर चले जाता है, -20 तक भी जा सकता है। कनाडा में आपको 5 महीने तो बर्फ ही गिरती हुई मिलेगी। ऑब्वियसली हर जगह हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, आपके घर में, आपके कार में, आप जहाँ भी सुपरमार्केट में जा रहे हो वहां पे, आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहां पे भी हीटिंग सिस्टम आपको मिलेगा। तो आप कनाडा में जैसे काम करना चालू करते हो तो आपको पहला साल थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ठंड की वजह से। जब आप प्रॉपर विंटर वेयर्स पहनते हो और आप विंटर्स में कम बाहर निकलते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो 1-2 साल में आप यूज्ड टू हो जाते हो कनाडा के वेदर से। लेकिन अगर आप उतना टाइम नहीं देते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी कंट्री वापस चले जाते हो। तो थोड़ा टाइम दीजिए कनाडा को, तौर तरीके समझिए, 1-2 साल दीजिए, उसके बाद आप खुद ही यूज्ड टू हो जाओगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ठंड बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती तो कनाडा आपके लिए नहीं है। फिर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑप्ट कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में कंपैरेटिवली बेटर वेदर है और वेजेस भी ठीक ठाक है। और कनाडा में आपको कंपैरेटिवली जल्दी पीआर मिल जाती है और यहाँ का इमिग्रेशन सिस्टम भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से लोग कनाडा को ज्यादा ऑप्ट करते हैं। फोर्थ रीजन है कि आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो और आप शो ऑफ में ज्यादा लग गए हो। अगर आप यंग हो, आप कनाडा में पहुंचते हो और आपकी कमाई ठीक ठाक आपको दिखती है तो आप जरूरत से ज्यादा खर्चे करने लग जाते हो। इसी वजह से होता क्या है कि आप सेविंग करने की जगह आप अपने आप को कर्जे में डुबा देते हो। तो यहीं पर फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरे अभी कुछ वीडियोस आने वाले फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर भी। अगर आप ठीक से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना सीख जाते हो, आप थोड़ी सेविंग करना सीख जाते हो तो आप बहुत ही जल्दी अच्छी कमाई कर लेते हो, अच्छी सेविंग कर लेते हो और आप अपनी वो कमाई कहीं पर इन्वेस्ट भी कर सकते हो अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप शो ऑफ वाले गेम में चले जाते हो, जैसे कनाडा में काफी लोग जैसे ही पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनके अड़ोसी पड़ोसी के पास अच्छी गाड़ी है, फोर्ड मुस्टैंग है या बहुत ही बड़ा घर है और आप रैट रेस में लग जाते हो तो वहां पे आपको दिक्कत आ जाती है। आपको चीजों को तब परचेस करना चाहिए जब उसका सही वक्त आ जाए, जब आपका थोड़ी बहुत सेविंग हो जाए। अगर आप सेविंग के बिना ही खर्चे करते जाओगे तो ऑब्वियसली आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाओगे। फिर आप बोलोगे कि कनाडा बहुत महंगा है। कनाडा में आपको दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हर महीने अच्छी सेविंग कर लेते हैं, $1000 से $1500 इजीली सेविंग कर लेते हैं। और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो जितनी कमाई कर रहे हैं उससे दुगना खर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उनको इजीली लोन मिल जाता है। तो जो लोग जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली कनाडा महंगा लगेगा और जो लोग अच्छी बचत करना सीख जाते हैं वो कनाडा में जल्दी से प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट करना भी चालू कर देते हैं। तो आपको अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए, आपको शो ऑफ वाले गेम में नहीं रहना चाहिए। दोस्तों 5वां रीजन है जिसकी वजह से लोग कनाडा छोड़ देते हैं कि अगर आप होमसिक हो, अगर आपको घर की बार बार याद आती है तो आप कनाडा में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप कनाडा में आ रहे हो तो आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले 1 से 2 साल तो आपको अपने घर के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। आप जिस कंट्री में आए हो आपको वहीं का सिस्टम समझना है, वहीं के दोस्त बना लेने हैं और आपको अपनी बचत भी करना चालू करना है। अगर आप बार बार होमसिक महसूस करते हो और अगर आप हर 5-6 महीने में घर जाते हो तो आपकी कुछ भी बचत नहीं होती है, क्योंकि आप जितनी भी सेविंग की है वो आप घर पे आने जाने में लगा देते हो। और ऑब्वियसली कनाडा से अगर आप अपनी कंट्री में जाते हो तो आप अच्छा खर्चा भी करते हो, लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लेके जाते हो। तो अगर आप हर 4-5-6 महीने में एक बार घर जाते जाओगे तो आपकी कभी भी कोई सेविंग नहीं होगी। तो अगर आप कनाडा में आ रहे हो पहली बार तो पहले 1-2 साल तो आपको अपने घर के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। पहले आपको सेटल हो जाना है, पहले आपको थोड़ी बचत कर लेनी है, उसके बाद आप ईयरली एक बार जा सकते हो। आपको कनाडा में जितने भी लोग सेटल मिलेंगे वो 1 या 2 या 3 साल में एक बार जाते हैं अपने घर। तो दोस्तों इसी के फॉलो अप में 6वां रीजन है लोनलीनेस।
आपको अकेलापन बहुत महसूस होगा। अगर आप इंडिया जैसी कंट्री से आ रहे हो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, जहाँ पे आपको लोग मिल जाते हैं बात करने को, उसके मुकाबले अगर आप कनाडा में देखोगे तो आपको बहुत ही कम लोग दिखते हैं। शुरुआत में आपके दोस्त भी नहीं रहते तो आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है, धीरे धीरे आपके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम मिलती है और आपको ज्यादातर लोग बिजी मिलेंगे, अपने काम से बिजी रहते हैं। इसी वजह से आपको अकेलापन ज्यादा महसूस हो सकता है। लेकिन उतना भी अकेलापन आपको कभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। आपको काम पे भी जाना पड़ेगा, घर की साफ सफाई का भी खुद ही देखना पड़ता है। जितने भी लोग कनाडा में रहते हैं वो मेड क्लीनिंग सर्विसेज को महीने में 2 बार यूज करते हैं, 15 दिन में 1 बार। क्योंकि जब भी आप क्लीनिंग सर्विसेज का उपयोग करोगे तो आपको $100 से $300 के बीच में चार्जेस लग सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है आप कौन सी क्लीनिंग सर्विसेज ले रहे हो। अगर आप डीप क्लीनिंग करा रहे हो तो ज्यादा चार्जेस लगते हैं। सेम वे अगर आप कुछ फर्नीचर परचेस कर रहे हो तो उसको असेंबल भी आपको खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी फर्नीचर असेंबलर को बुलाओगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। तो कनाडा में DIY का सिस्टम है, डू इट योरसेल्फ वाला सिस्टम। आप कुछ भी चीज परचेस करते हो उसको आप खुद ही फिट कर सकते हो मैनुअल पढ़ के। तो ऐसे ही आपका दिन बीत जाता है। आपको वैसे लोनलीनेस ज्यादा महसूस होगी नहीं। तो जितने भी लोग पहली बार कनाडा में जा रहे हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिजी हो जाओ शुरुआत से ही। धीरे धीरे आपके दोस्त भी बन जाएंगे तो आपको ज्यादा अकेलापन महसूस होगा नहीं। अब यहीं पे आता है 7th रीजन, जो है फ्री हेल्थ केयर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स। तो दोस्तों कनाडा में फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेने में टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि आपको क्या बीमारी हुई है। अगर कुछ इमरजेंसी केस है तो आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लेकिन अगर आपको छोटा मोटा फीवर है तो आपको हफ्ते भर बाद भी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। कुछ कुछ चीजें हेल्थ केयर सिस्टम में कवर नहीं रहती है, जैसे आपका डेंटल और आई, मतलब आपकी आंखें और आपके दांत दोनों कवर नहीं रहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अगर किसी को कनाडा में डेंटल करवाना रहता है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडिया आके करवा ले, क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है। फ्लाइट का आने जाने का और जो भी डॉक्टर का खर्चा रहता है, अगर इंडिया में वो करवा रहे तो भी उनको कनाडा से हाफ प्राइस में पड़ जाता है। तो कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए आपको यूज टू होना भी जरूरी है। आपको पहले से एक्सपेक्ट करके चलना है कि अगर आप कुछ भी अपॉइंटमेंट बुक करते हो, भले ही फ्री अपॉइंटमेंट है, लेकिन आपको टाइम भी लगेगा। जरूरी नहीं है कि आपको सेम डे में ही आपका ट्रीटमेंट हो जाए। डिपेंड करता है कि आपसे पहले कितने लोग ऑलरेडी बैठे हुए अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब गाइस 8वां रीजन, और ये बहुत ही बड़ा रीजन है, कि आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। आपको काम पे भी खुद ही जाना है, आपको घर की सफाई भी खुद ही करनी है, आपको थोड़ी बहुत प्लम्बिंग भी सीखनी पड़ती है। काफी लोग कनाडा में आपको ऐसे मिलेंगे जो हेयर कट भी खुद ही कर लेते हैं। कुछ भी फर्नीचर आते हैं वो सब DIY रहते हैं, डू इट योरसेल्फ वाले, मतलब आपको खुद ही फिट करना पड़ता है उनको। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें आपको खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर से आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है। मान लीजिए कोई प्लम्बिंग का काम आया, अगर आप किसी भी प्लम्बर को बुला रहे हो तो आपका $250-300 तो मिनिमम से मिनिमम लगना ही है। अगर आप कोई मेड सर्विसेज को बुला रहे हो तो आपके $100-150 तो मिनिमम जाने ही है। अगर आप डीप क्लीनिंग करा रहे हो तो आपके $300 तक भी चार्ज लग सकता है। इसलिए कनाडा में आपको ज्यादातर लोग 15 दिन या 1 महीने में एक बार वो डीप क्लीनिंग करवा लेते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग कनाडा में सरवाइव नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि आपको काम भी खुद ही करना है, फिर घर पे आपको खुद का खाना भी बनाना है, साफ सफाई का भी खुद ही देखना है, सब कुछ आपको खुद ही देखना पड़ता है। क्योंकि आप किसी मेड को भी हायर करोगे तो उसको भी आपको अपने जितनी वेजेस देनी पड़ जाती है। ये इंडिया की तरह नहीं है कि आप सब कुछ सस्ते में हायर कर सकते हो, क्योंकि कनाडा में डिग्निटी ऑफ लेबर है। इसकी वजह से अगर आप छोटे से छोटा भी काम करते हो तो आपको अच्छा पे मिलता है। तो इवेंचुअली आपको सब कुछ खुद ही करना सीखना पड़ता है। अब फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कनाडा में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आपको जल्दी PR मिल सकती है। हर एक प्रोविंसेस के खुद के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स रहते हैं। आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम भी है। इसके बाद आपको वेजेस अच्छी रहती है। तो कनाडा में फायदे भी है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो मैंने आपको सारे ड्रॉबैक्स बता दिए। लेकिन अगर आप कनाडा को 1-2 साल दे देते हो तो आपको ये कोई भी ड्रॉबैक महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगी। तो अगर आप पहले से ही राइट माइंडसेट के साथ कनाडा में आते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। आपको पहले 1-2 साल देना है, फिर आपको पूरी आदत पड़ जाती है, फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप इतना टाइम नहीं देते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने घर वापस चले जाते हो। तो आपकी इतनी जो भी मेहनत रही कनाडा में आने की, कनाडा में काम करने की, वो सब बेकार हो जाती है। इसलिए अगर आप कनाडा में आने का माइंडसेट बना रहे हो तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि 1 से 2 साल तो आपको सेटल होने में लगेंगे।
उतना टाइम आप दे देते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा काफी लोग पूछते हैं कि कनाडा में टैक्सेस कैसे रहते हैं। तो गाइस, आपको टैक्सेस 15% से 33% तक रहता है, एंड इवन इट कैन गो अप टू 45 या 50% ऑल्सो। तो आपकी जितनी अर्निंग होती है उसके हिसाब से आपके टैक्स स्लैब रहता है। अगर आपकी मिनिमम वेजेस के आसपास अर्निंग है तो आप 15% टैक्स दोगे। जनरली आपके 15 से 20% टैक्सेस रहते हैं, और जब आपकी कमाई बढ़ती जाती है तो आपको ज्यादा टैक्स पे करने पड़ते हैं। बाकी कैनेडियन सरकार जो टैक्स लेती है उसके आपको बेनिफिट्स भी देती है। आपको फ्री हेल्थ केयर का सिस्टम मिलता है, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है, आपको इजी लोन्स मिल जाते हैं, और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। तो ओवरऑल आपको कनाडा में आना चाहिए। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। ऑब्वियसली उसके नॉमिनल चार्जेस भी रहेंगे। तो इसी टाइप से मैं आपके लिए और एक्साइटिंग वीडियोस लाते रहूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।